वैसे तो भारतीय मजदूर संघ के साथ में काफी सालों से जुड़ा हुआ हूँ। विद्युत मंडल में सर्विस करता था और विद्युत मंडल की जो कामगार संगठन है, कई साल पदाधिकारी भी रहा। तो विद्युत मंडल के कार्यक्रम में दत्तोपंत आते। एक कार्यकर्ता के नाते जितना परिचय होना चाहिए उतना ही परिचय उनका मेरा था। खास ऐसा परिचय जो ध्यान में रहे ऐसा परिचय के उस समय नहीं। तो 1998 में जनवरी में मुझे भारतीय मजदूर संघ का यहाँ का महामंत्री बनाया गया है, विदर्भ प्रांत का। और उसकी जानकारी दत्तोपंत को पहले से ही दी। तत्कालीन हमारे राष्ट्रीय महामंत्री ने दी हुई थी। एक विशिष्ट परिस्थिति में मुझे यहाँ का महामंत्री बनाया गया और उसी समय यहाँ खबरी में स्वयं सुपंग का एक शिविर था जिसमें लगभग 30,000 स्वयं कन्वेजदारी पूरे विदर्भ का और पूरे गणवेश में वहाँ पे थे। हम लोग भी 3 दिन वो शिविर में थे। अब मैंने पहले तो कहा था कि नहीं, मेरा इतना क्षमता नहीं है कि मैं ये सब संभालूं, और इसलिए आप किसी और को अगर ये दायित्व आप देते हो तो ठीक रहेगा। तो जब यहाँ के भावसा चंद्रायन थे ना सत्तर सौ से कुछ वरिष्ठ भारतीय मजदूर संघ के पदाधिकारी थे, तो उन्होंने जाकर मानिए तो दत्तोपंत को यह विषय पता। मुझे वो खापरी में जब हम लोग वहाँ थे तो उन्होंने रात को लगभग 10 बजे बुलाया। तो वो फेस टू फेस पहली दत्तोपंत की पहली मुलाकात थी, फेस टू फेस। उन्होंने कहा कि आपको ये दायित्व लेना है और ये मेरा आदेश है। ठीक है, महासमाप्त हो गया। इसके ऊपर में कोई बोलने का कोई कारण भी नहीं। बाद में फिर 6 महीने के बाद में एवं प्रदेश का महामंत्री के नाते नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर मैं बना। तो नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी की पहली मीटिंग में मैं गया। वो मीटिंग थी गोवा में। तो वहाँ मीटिंग में जाने के बाद में फिर हमारे जो इस क्षेत्र के पश्चिम क्षेत्र के जो प्रभारी थे उन्होंने कहा कि थोड़ी बहुत आपकी परिचय दत्तोपंत से वो तो ठीक है, लेकिन अभी आप महामंत्री बने हो तो चलो अब मैं आपका परिचय उनसे करा देता। तो मैं वहाँ गया। उन्होंने मुझे प्रश्न पूछा कि कैसा चल रहा है। मैंने कहा कि अभी 2 महीना पूर्व मैंने ये दायित्व संभाला हूँ और वह मेरा अपना विचार है कि सबको लेकर और काम बढ़ाना चाहिए, और उसके लिए मेरे को कुछ परिस्थिति का अवलोकन ये करना, क्योंकि जिस परिस्थिति में मुझे यहाँ का महामंत्री बनाया गया है तो उसमें उस परिस्थिति भी ठीक नहीं थी, उसमें का एटमॉस्फेयर भी ठीक नहीं था, और इसलिए उसमें सुधार करने का मेरा प्रयास रहेगा। जनरली दत्तोपंत कार्यकर्ता के साथ बात करते तो इंग्लिश में बात करते, हिंदी में बात करते अच्छा, या फिर विदर्भ में आए तो मराठी बढ़ाते देखिए। लेकिन मालूम नहीं उस समय क्या हुआ, शायद अड़ोस पड़ोस में कोई होगा वो इंग्लिश में वो मुझसे बात कर। अच्छा। तो मेरी बात सुनी उन्होंने और उन्होंने कहा कि यू डोंट फॉरगेट यू आर जनरल सेक्रेटरी और बिहेव लाइक जनरल सेक्रेटरी। ठीक है, हाँ, यू करो, यू बिहेव लाइक जनरल। और ये सब एग्जामिन करना, अवलोकन करना, इसमें हमें चले जाएगा और देन यू विल नॉट बी एबल टू डू एनी। ये आप ध्यान में रखें। पहली मुलाकात मेरी दत्तोपंत के साथ में इस प्रकार से बिहेव लाइक जनरल। फिर बार बार इनकी मुलाकातें होती रही, और फिर एक बार संघ ने तय किया कि जब भी दत्तोपंत नागपुर में आएंगे तो विवाद व्यवस्था का प्रश्न रहता था उनका, तो वही कि इनके घर में रुकेंगे। मेरा सौभाग्य रहा, हाँ, एक सामान्य कार्यकर्ताओं के घर में दत्तोपंत रुकते हैं तो घर में भी सब लोगों का अच्छा, क्योंकि मेरे दोनों लड़के तृतीय वर्ष से शिक्षित के संघ से जुड़े हुए हैं, तो घर में एक वातावरण उस प्रकार का बना हुआ पहले से ही था, संघ के कारण।
अपना मेरा योगदान मैंने जैसे कल बताया आपको, मेरा व्यक्तिगत योगदान इस मेरे घर का वातावरण बनाने में बहुत कम है। संघ का ही है उसके कारण वो आने लगे। अब जब दत्तोपंत आते थे तो स्वाभाविकता से उनको मिलने वाले भी, तो ये भी ये रहा कि उनको मिलने वाले तो कि सामान्य लोग तो आते नहीं थे, सभी बड़े लोग उनको मिलने आते थे जो हमारे लिए आदरणीय है, जिनका मार्गदर्शन हम लेते हैं, ऐसे लोग आके थे। तो उनके साथ में जो चर्चा होती थी तो काफी दिलचस्प विषय में भी अच्छा लगता था सुनने में। एक बार मैं और वो दोनों ही बैठे थे इस को कमला अडवाणी जी का फोन है। हाँ, भगवान कृष्ण अडवाणी जी की पत्नी। मैंने कौन उठाया तो उन्होंने कहा कि मुझे दत्तोपंत से बात करनी है। तो मैंने दत्तोपंत को कहा कि ऐसे सब कौन है, आपसे बात करना चाहते हैं। तो दत्तोपंत ने उनके उनके संभाषण चल रहा था, मैं सुन रहा था। तो शायद उन्होंने उधर से बोला होगा कि आप बहुत दिन से घर में नहीं आए हो, क्या कारण हो, ऐसा कहीं कुछ होगा। तो इन्होंने कहा कि मैं आपके घर में क्यों नहीं आता, इसका कारण अडवाणी जी को, लाल जी को मालूम है। शायद मैं वहां नहीं रहता तो शायद कुछ बताते, लेकिन वहां मैं था इसलिए उन्होंने इतना ही कहा कि उनको मालूम है, आप उनसे पूछ लीजिए। तो एक बार फिर जब वो वर्धा में आए थे और बैठक में उनकी तबीयत काफी खराब हो रही थी, तो वहां के एक हॉस्पिटल में उनको एडमिट कर दिया। तो हम लोग को जैसा पता लगा हम लोग गए, और भाई 10 दिन के बाद उनको नागपुर शिफ्ट करने का विचार सामने आया। तो माननीय सरसंघ चालक जी ने कहा कि उनको ऐसे जगह पे आप रखिए जहां उनसे कोई न मिले, और वो आपकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी बनेगी कि उनसे उनके साथ में कोई न मिले, उनको विश्रांति की आवश्यकता है, डॉक्टर कह रहे कि उनको विश्रांति की आवश्यकता है। फिर ऐसा मकान कहाँ ढूंढना, क्योंकि जहां जहां दत्तोपंत रहते थे तो वो तो सभी के घर परिचित घर थे। अब जब वो बात कर रहे थे तब वो यह वहां पे कोई प्रेस वाला भी खड़ा था, मजदूर का करके मर्दा का प्रेस वाला का वो खड़ा था वहाँ। फिर हमने कहा कि ठीक है, देखते हैं इस प्रकार का मकान कहाँ मिलेगा, क्या मिलेगा। तो यहाँ के जो क्षेत्रीय कार्यवाह थे उनसे मेरा परिचय, तो उनसे मैं जाके उनके घर में गया, मैंने कहा ऐसी ऐसी समस्या है और आदेश यह है कि उनको ऐसी जगह पर रखिए कि हाँ किसी का संपर्क न आए। उन्होंने कहा एक मकान है, मेरे रिश्ते का मकान, आप देख लीजिए उसको, अगर आपको उचित लगता है तो आप कर सकते हैं। तो हम लोग मकान देख लीजिए। उसमें मकान तो काफी बड़ा भी था, अच्छा भी था, स्वतंत्र रूम वगैरह की सब व्यवस्था थी, सब कुछ। लेकिन और एक उसमें हम मेरे दृष्टि से एक प्लस पॉइंट ये था कि दोनों में अभी भी डॉक्टर, और डॉक्टर होने के कारण मेडिकल एड वहाँ उपलब्ध थी, इमरजेंसी में कार उपलब्ध थी, उनका परिचय कभी लोगों के साथ नहीं था। ऐसे एक डॉक्टर मोरिल करके वहाँ उनको रखने का तय हुआ। अब ये जो प्रेस वाला था इसने ये बातें सुनी, अच्छा, और उसने पेपर में छाप दिया कि बच्चों बंतों को नागपुर ले जाया जा रहा है और इनके इनके में वो रहेंगे। तो हम लोग जैसे वर्धा से नागपुर पहुंचे तो घर के सामने काफी भीड़ उस समय भी देखी। तो पूछा गया कि ये कैसी आ गई भीड़ यहाँ पर, कैसे पता लगा। तो फिर जब ये सब भीड़ वगैरह सब देखी तो उन्होंने मुझे बुलाया, मुझे कहा कि ये व्यवस्था किसने की यहाँ पर। अब ये बोलना कि ये संघ की व्यवस्था है तो वो भी ठीक नहीं थी, क्योंकि उनका एक और एक आदेशित समझ जाए कि एक प्रकार का था कि जब मैं
भारतीय मजदूर संघ के काम के लिए आता हूँ तो मैं भारतीय मजदूर संघ की व्यवस्था में ही रहूंगा। जब मैं संघ के काम के लिए आता हूँ तो संघ की व्यवस्था में रहूंगा। अगर मेरे निजी काम के लिए आता हूँ तो निजी लोग, मेरे जितने भी यहाँ के परिवार के लोग हैं, वो जो व्यवस्था करेंगे उस व्यवस्था में मैं रहूँ। अब ये आए थे भारतीय मजदूर संघ के लिए। उन्होंने कहा कि मैं भारतीय मजदूर संघ के लिए आया हूँ, आपने ये व्यवस्था भारतीय मजदूर संघ ने की है क्या? अब भारतीय मजदूर संघ ने व्यवस्था की है बोलना भी कठिन था। पाप था, पाप था। और संघ ने वो व्यवस्था कराई है ये भी बोलना भी कठिन था। मैं खामोश रह गया तो दांतना चालू कर दिया। आप मानो बोले कि अब भारतीय मजदूर संघ मेरी व्यवस्था नहीं कर सकता, इतना शब्द आप कह दीजिए, बाकी जो होगा वो देखोगा। तो मैंने दत्तोपंत से कहा कि आप तो आपकी तबीयत ठीक नहीं है दत्तोपंत, बाद में बात करें। फिर सब लोग जितने भी आए वो चले गए। बाद में उनको छोड़ने का हम वो है वो उनके वहां पे गया। एक 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 वन बाय मैडम। रात को 12:30 बजे मैंने कहा कि दत्तोपंत से मैं जाऊं, तो नहीं बोले फिर किया जिससे आप सब बात करिए। मैं समझ गया कि इनको क्या बात करनी है। फिर रात को 12:30 बजे फिर उन्होंने फिर पूछा, अभी आप फिर ये बताइए। फिर मैंने सारा किस्सा उनको, ये व्यवस्था किसी को क्या हुई, क्या आदेश में देते समय से ठीक, आप जाइए। और सवेरे 6 बजे आ रही, सवेरे 6 बजे पहुंच गया। तो सबसे पहले आए उनको मिलने माननीय मदन दास जी। उस समय वो मदन दास जी हमारे प्रभारी वगैरह नहीं, उन्होंने सौ सरोकार हुआ थे तो आए। तो उन्होंने वो नीचे बैठे, बात की, मैंने तबीयत के बारे में उनको सब जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आपका एक दायित्व बनता है, आप उसको दायित्व समझे या मेरा आदेश समझे। दत्तक बंदे को किसी को भी मिलने नहीं देना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। और इतना बोल के कह के चले गए। और वो जैसे गए 10 मिनट के बाद में माननीय सुदर्शन जी आए। सतमान्य सुदर्शन जी संघ चालक की उनका ताका आ गया। मैं समझा कि अब कैसे बताना कि आप नहीं मिल सकते, मेरी औकात है उनको बोलने की। तो जैसे आया मैंने नमस्कार चमत्कार किया और उनके दत्तक बंदो ऊपर है। बोले क्या मैं मिल सकता हूँ? अंधी बोलना भी मेरे लिए मुश्किल था। वो जाके मिले और फिर नीचे आके बोल रही कि भाई ठीक है आपने मुझे अनुमति दे दी, लेकिन इसके बाद आप क्यों करते कि दत्तक बंदों को अब एक दिन पूरा दिन वो जाने के बाद में पूरा दिन कोई मिलने नहीं आए, आते थे चले जाते थे नीचे से ही। अब ये बेचैन ऊपर कोई अरे को मुझे मिलने क्यों नहीं आ रहे, मेरी तबीयत इतनी खराब है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मुझे मिलने क्यों नहीं आ रहे सब। वो क्या कि कोई आया नहीं आज। मतलब आए थे, यही लोग आए थे, हमने एक रजिस्टर बनाए थे उसके अंदर एंट्री करते थे, लोग आए थे। बोले आपने इनको मुझे मिलने क्यों नहीं दिया। मैंने बोला ये आदेश है। किसका आदेश है आप? बोला परम के लिए सत्संग चल रहे थे का आदेश है। ठीक, लेकिन अभी मेरी तबीयत एकदम अच्छी है, हर लोगों को मिलने आनी या अपने लोग मिलने के ये एक अनुभव उनके जीवन में उनके साथ में रहकर वो भी एक अनुभव। एक बार मैं जैसे कल तो बता रहा था कि अंदर स्वयं कम का आदमी, यहाँ के सभी नवयुवक स्वयं सेवक जनरल एक एवरेज एज 25 पकड़, ऐसे स्वयं सेवकों को काफी क्रेज दत्तक करा। वो उनके करीब जाने के लिए बिल्कुल लालायित थे बोली। तो उन्होंने कहा कि ना संघ कार्यालय में संभव हो रहा है, ना आपके बीएमएस कार्यालय में संभव होता है ये सब बातें। अब आपके घर में है तो आप अगर अनुमति देते हैं तो हम लोग मिलने आना। अब वहां पर भी जो इससे बात कर रहे थे वो हमारे भाग कार्यवाह थे, हमारे अधिकारी थे। तो वहां पर भी मेरे सामने समस्या थी कि इनको क्या बोलना।
कुछ सादा सामान्य स्वयंसेवक और वो भाग कार्यवाह के नाते आए हैं। बोला कोई आपत्ति तो नहीं है, फिर भी मैं दत्तोपंत को पूछ लेता हूँ समय कब देते हैं। दत्तोपंत से बात की तो दत्तोपंत ने कहा कि दोपहर में भोजन के पूर्व आप उनको बुलाएं। तो भोजन के पूर्व उनको बुलाया। वो 15 एक स्वयंसेवक यहाँ के नगर भाग संचालक से लेकर नगर संचालक, नगर कार्यवाह से न तक के, तो 15 एक स्वयंसेवक आए। और टेम्परेचर काफी हाई था उस समय, और दत्तोपंत की आवाज उसमें सुनने कम आती थी। Eto से कर पा रहे हैं कि तो उन्होंने कहा कि ये कूलर और ये पंखा सब बंद कर दो, मेरी आवाज वहां तक नहीं पहुंच पा रही है। ऐसा लगता है सामने बैठे के लोग हैं, उनकी रिएक्शन जो हो रही है, ऐसा लग रहा है कि बस उनके आवाज मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। तो ये कूलर और फैन आप बंद कर दिए, तो बंद कर दिए। फिर बोलने के वो बंद करने के बाद में वो बोलते रहे, ये प्रश्न पूछते रहे हो, उसका उत्तर वो देते रहे। और ऑल ऑफ ए सडन क्या, नाक से फिर से ब्लड आना चालू हो गया। अच्छा, काफी ब्लड यहाँ उधर गया, तो हम लोग सब घबरा गए। वो भाग्यवश उसमें एक डॉक्टर भी थे, तो उन्होंने देखा। उन्होंने कहा कि नहीं, हमको सुलाना चाहिए। तो बेड के ऊपर में उनको सुलाया, बर्फ का ये रखा। और मैं दौड़ धूप कर रहा था कि कोई सी एक्सपर्ट को, डॉक्टर को बुलाना चाहिए, आवश्यकता पड़ी तो शायद इनको हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, ये वो सब दौड़ धूप कर रहे थे। तो उन्होंने उससे कहा, वो डॉक्टर से, कि देखो आपने सब लोगों को दौड़ा दिया, आवश्यकता नहीं है। आपने पहली बार ये खून मेरे शरीर से निकलते हुए देखा करके आप परेशान हो गए हो, ऐसा तो खून बार बार आता है। सब लोग देखते रह गए। और फिर वो पूरा ये करने के बाद में फिर उन्होंने कहा कि आपको तकलीफ हुई मेरे कारण, माफी चाहता हूँ, लेकिन आप प्रश्न पूछते ही जाइए, मैं आपका जितना मेरी क्षमता है उसमें आपको उत्तर के। तो ये भी अनुभव। और मैंने वो वनस्पति, फिर जैसे कल चर्चा हमारी हुई कि उनको जो पद्म भूषण, जो बड़ा मेरी जिंदगी का शायद ये सबसे एक अजीब अनुभव जिसको हम कहें, ये हो सकता है। उन्हें पद्म भूषण 26 जनवरी को दिया गया। इसकी सभी पूरी पे घोषणा हुई। वो सब टीवी के ऊपर में आ रहा था। स्वयं जबलपुर में थे। दोपहर में फोन आया कि दत्तोपंत नागपुर के लिए निकल रहे हैं, और आपको उन्होंने संघ कार्यालय, डिसम्बर संघ कार्यालय में आने को कहा है। तो मैं संघ कार्यालय चला गया, और रात को 10:30-11 बजे यहाँ पहुंचे। तो बोले चलो घर चलते हैं। उस समय सभी जितने भी वहाँ के संघ के अधिकारी उपस्थित थे, उन्होंने कहा कि दत्तोपंत आपकी व्यवस्था यहाँ हुई है, आप यहाँ रहिए। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे आज इनसे बहुत एतमाद होता काम, और इसलिए मैं इनके घर में जाकर रुक। रात को ऐसा एक सो गए, और सवेरे जो जल्दी 6 बजे उठने के बाद में उन्होंने कहा कि मुझे एक पत्र डिक्टेट करना है, और उसको आपको कंप्यूटराइज में डालकर कंप्यूटराइज करके दिए, तो पत्र मुझे दिखे। ठीक, उन्होंने पत्र ड्राफ्ट किया, वो लड़के ने उसका डिक्टेशन किया, उसको डीटीपी की उनको दिखाया। और फिर उन्होंने कहा कि इसको एक लिफाफे में बंद करिए, और महामहिम राष्ट्रपति के नाम से आप दीजिए। को लिफाफे में बंद किया, उसकी सिग्नेचर ली सब दत्तोपंत की, और लिफाफे में बंद करते महामहिम राष्ट्रपति और उसके वो बना। उन्होंने कहा कि अभी ये आप अपने पास रखिए, जब तक मैं नहीं कहूँगा तब तक आपको इस पत्र को पोस्ट नहीं सका। ठीक है। और केवल पोस्ट नहीं करना ये नहीं, तो आपको खामोश रहना है, बोलना नहीं है कुछ भी। जब तक मैं आपको सूचना न दूं, आपको कुछ भी बोलना नहीं है। इस पत्र के संदर्भ में किसी से भी बात नहीं करना।
और जैसा कि हम लोग अपेक्षा कर रहे थे तो काफी लोगों का ताफा घर के सामने, लोगों को भी लगा कि यानी हमारे मोहल्ले में दत्तोपंत का परिचय वो आते थे तब हो जाता था कि मैं कोई बड़ा आदमी हूँ। मेरा बड़प्पन जो था वो दत्तोपंत के कारण उनको लगता था कि ये कोई तो भी है, इतने बड़े सब लोग आ रहे हैं, ये है वो है। तो उस समय भी क्यों लगता था घर के सामने दत्तोपंत को मिलने के लिए। हाँ बोला। तो हमारे यहाँ मैं क्योंकि फर्स्ट फ्लोर पे था तो नीचे में एक हमारे जिसका फ्लैट था उन्होंने कहा कि ऊपर चढ़ने में और ऊपर आने में सबको तकलीफ होती है, मैं ऐसा करता हूँ कि एक रूम आपके लिए खाली कर देता हूँ, आप दत्तोपंत को वहां रखिए ताकि आने जाने वालों को भी। तो उन्होंने अपना परिवार को हटाया वहां से। अच्छा। और वहां पे वो दत्तोपंत की व्यवस्था करा दी, पूरी बड़ी रूम थी और वहां फिर उन्होंने कहा कि इनको मिलने दीजिए, जब तक दत्तोपंत रहेंगे इसी रूम में रहेंगे और जब भी दत्तोपंत आएंगे इसी रूम में उनका निवास रहेगा, मुझे आप केवल एक दिन पूर्व सूचना दे दीजिए, मैं पूरी व्यवस्था करा दूँ। संघ से संबंधित नहीं, किसी का संबंध नहीं। अम, थोड़ा बहुत संबंध था तो कांग्रेस से, क्योंकि उनके तो रिलेटिव्स कांग्रेस में थे, तो कांग्रेस के साथ में उनका संबंध रहा, लेकिन संघ के साथ में या भारतीय मजदूर संघ के साथ में उनका कोई संबंध नहीं है। ऐसे व्यक्ति ने अपनी जगह खाली करा था। हाँ। तो फिर लगातार वो 10-12 दिन 15 दिन लोग आना मिलना, फिर एक कमेटी का वहां पे गठन भी हुआ, सत्कार समिति गठित हुई। दत्तोपंत का सत्कार समिति गठित करने की चर्चा घर में हुई। घर में होते समय के सत्कार समिति में कौन कौन रहना चाहिए, उनके भी नाम वहां पर आए। हमारे सिकान जी का भी नाम उसके अंदर में था उस समय कि ये सत्कार समिति के सदस्य रहेंगे, इस तारीख को कार्यक्रम होगा। तो सब किसी को भी पत्र की भनक उस समय तक नहीं लगी। उन बैठकों में दत्तोपंत जी खुद भी रहते थे? दत्तोपंत बैठे थे, सुनने का काम करते थे केवल। दत्तोपंत रहते थे, सुनने का काम करते थे। और कोई कि आपने ये क्यों बना रहे क्या, मैंने बोला दत्तोपंत सब लोग जाने के बाद में तो इतने आगे बढ़ गए सब लोग और आपने तो एक पत्र लिख के रखा है। तो बोले मेरे को पद्म भूषण मिला, इसका अगर आनंद लोगों को अगर हो रहा है तो मैं उस आनंदों को क्यों पीऊं, मेरे को क्या अधिकार है। उनको मिलता है, मिलने दीजिए आनंद। एक समय आएगा कि उस समय में जो बताना है मैं बताऊंगा, उसकी वो मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन आज आनंद लोगों को मिल रहा है, खुश हो रहे हैं ना, तो होने दीजिए। उनका खुशी छीनना या उनका आनंद छीनने का अधिकार मुझे नहीं है, ये बोल के मुझे को खामोश कर देते। तो ऐसे फिर 16 दिन 17 दिन उसमें वो पत्र ड्राफ्ट करने के बाद में तो चले गए सब पेपर में, इधर उधर सब एडिटोरियल्स वगैरह वगैरह, बहुत बड़े बड़े लोग। माननीय ये जो अपने पूर्व प्रधान थे नरसिंह राव जी के जो पीए थे पाठक जी, वो भी उनको उसी समय मिलने आए थे। यहाँ के वाइस चांसलर, ये वो सब पूरे की पूरी की टीम टीम वहाँ पे मिलने आती थी। और वो जैसे अभी हम लोग बैठे वैसे ही वो फिर चाय की व्यवस्था वगैरह वगैरह, उनको कोई बताने की आवश्यकता नहीं थी, घर में आदत हो गई थी तो कर। और फिर एक दिन सुबह माननीय क्या बोलते ओके मोरोपंत जी का फोन है, मोरोपंत पिंगवे जी का फोन है। वो भी फोन मैंने उठाया को प्रवेशी की दत्त बंधु से बात करनी है, दत्त बंधु को दीजिए। तो मैंने दत्त बंधु को फोन दिया कि मोरोपंत का फोन है। वो फोन ऐसा हो गया, उसके ऊपर मैं हाथ रखा फोन के ऊपर में, और मुझे कह रहे थे कि वो जो 17 दिन 18 दिन पूर्व हमने आपको पापा दिया था उसको अभी के अभी पोस्ट में डाल। अच्छा, मैंने बोला ऐसा क्या हो गया, बात तो कुछ भी नहीं हुई, मैंने केवल इनके पास में फोन दिया और ये अभी मुझे बोल रहे हैं कि अभी के अभी उसको लिफाफे में डालता पोस्ट में पोस्ट कर दो। अच्छा। तो मैं उनकी तरफ में नहीं नहीं, उसमें आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, उसको आप पोस्ट कर दीजिए, आप जाइए पोस्ट में डाल के आइए। फिर मैं चला गया और फिर घर में जब आया तो दत्तोपंत नहीं थे घर में। पूछा घर में कि दत्तोपंत कहाँ गए, तो बोले वो महल कार्यालय गए, मोरोपंत को मिलने गए। वहां फिर वहां से भी 15-20 मिनट के आधे घंटे के बाद जब वापस आए तो मैंने पूछा कि बोलते क्या बात हुई, इतने दिन 17-18 दिन आपने नहीं कहा, देख ऑल ऑफ सडन आपने कहा क्या बात। तो मुझे कह रहे थे कि मुझे मालूम था मोरोपंत ने मुझे चाहिए।
और इसीलिए मैंने आपको कहा कि वो पोस्टदार है। उन्होंने बोला आपने कहा था, क्या कहा दत्तोपंत, क्या कहा? मैंने दत्तोपंत को कहा क्या यू आर टू लेट। मैंने तो पत्र पहले, अगर 2-4 दिन पहले आप मुझे बताते तो शायद मैं आपके सूचना के ऊपर में विचार करता, लेकिन आप लेट हो गए दत्तोपंत। मैंने वो पत्र पहले ही राष्ट्रपति महोदय को भेज दिया और फिर वहां से नागपुर से दिल्ली निकल गए। फिर वो ऑर्गेनाइजर और पंचजन्य के प्रतिनिधि को बुला के फिर उन्होंने डिस्कस किया कि मैंने वो स्वीकार नहीं किया है। तो वो भी एक मेरे बारे में उन्होंने लिया हुआ अनुभव और उनके बारे में मेरे आया हुआ अनुभव काफी। इस पे कोई चर्चा उन्होंने नहीं करी कि पद्म भूषण नहीं नहीं, क्यों किसी दिया? के साथ नहीं, किसी के आपके साथ साथ नहीं? नहीं नहीं, किसी के साथ मुझे भी नहीं कहा कि मेरे मन में ऐसा ऐसा चल रहा है। मैं केवल वो लड़का डिक्टेशन ले रहा था, वो देव सुन रहा था इसी समय, किसी से नहीं कह सके। ना सरसंघ चालक महोदय से चर्चा की, न किसी से, किसी उन्होंने। 98 में और एक प्रसंग मेरे ध्यान में आता है कि भारतीय विद्युत मजदूर संघ का ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस स्थापना और केंद्र में एनडीए की सरकार की माननीय अटल जी पंतप्रधान। तो इन्होंने पंतप्रधान जी के ऊपर में कोई कमेंट्स भाषण में, जाहिर भाषण नागपुर में जाहिर भाषण में कौन उनका अर्थ यह था या उनका बोलने का मतलब ये था कि माननीय अटल जी को ये जो उनके जो एडवाइसर्स है वो रॉन्ग एडवाइस दे रहे हैं और रॉन्ग एडवाइस देने के कारण ये इस प्रकार की सब इंडस्ट्रियल पॉलिसी या फिर अपनी जो इकोनॉमी पॉलिसी इसमें जो परिवर्तन इंडिया गवर्नमेंट ला रहे हो, क्योंकि उसमें डब्ल्यूटीओ का भी विषय था, उसमें एफडीए का भी विषय था और एसीजेड का भी विषय था। ये जितने भी विषय एनडीए सरकार के जमाने में थे और वो सब प्रो थे उस समय, पार्टली या फुल्ली, लेकिन वो प्रो थे और इसका विरोध दत्तोपंत करके किया। तो उस जाहिर भाषण में उन्होंने उस क्रिटिसाइज किया और ये उन्होंने कहा कि ये इसलिए होता है कि पंतप्रधान अपना निर्णय नहीं ले पाए, उनको एडवाइस करने वाले जो है गलत एडवाइस करते हैं। तो वो आया दूसरे दिन पेपर में, प्रेस वालों ने इसको काफी उल्टा। दत्तोपंत तो वह भाषण दे के दूसरे दिन चले गए, लेकिन फिर तीसरे दिन मुझे महाल कार्यालय से फोन है और उन्होंने पूछा कि क्या ये दत्तोपंत का भाषण टेप हुआ है। अब मुझे बैकग्राउंड कुछ मालूम नहीं था। मैंने कहा हाँ हुआ है टेप, आपने पढ़ देखा है टेप? मैंने बोला हाँ मैंने देखा सुना है टेप। तो बोले रजू भैया से बात करो, उससे मैं वो सरसंग चलो। तो मुझे कह रही थी कि वो टेप हमें चाहिए, आप इमीडिएटली वो टेप लेके आइए। अब मेरे सामने फिर एक समस्या थी कि दत्तोपंत का भाषण की टेप है, पेपर में सब उछाल रहा है और वो मांग रहे, नहीं बोलना भी संभव नहीं था और देना भी संभव नहीं था, दोनों बातें थी। तो मैंने दत्तोपंत को बोला क्या, मैंने बोला इससे फोन आया है और वो टेप मांग रहे हैं। तो कह रहे कि आप दे दीजिए, चिंता मत करिए, बात कर लेंगे, आप टेप दे दीजिए। तो वो पुणे में गए तो उनकी तबीयत ठीक नहीं थी वैसे भी। वो दीनदयाल में, हाँ नहीं वो तो बाद में, वो दीनदयाल में साइकोलॉजिकल जबी, उनको दीनदयाल में उनको कहा। अब दीनदयाल में जब उनको रखा गया तो इसी का चांस अटल जी ने दिया कि चलो मैं इस बहाने दत्तोपंत को मिल लूँ। प्रमोद महाजन ने दत्तोपंत की और अटल जी की मुलाकात न हो इसके लिए काफी प्रयास किए, क्योंकि उनको मालूम था दत्तोपंत क्या बोलने वाले, दत्तोपंत के क्या विचार है। लेकिन अटल जी वहां उनकी क्या चर्चा हुई उसकी तो जानकारी पूरी नहीं है। लेकिन वो जब नागपुर में आए तो फिर ये विषय निकला था कि भाई अटल जी आए थे। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने पूछा कि दत्तोपंत आप कह रहे हो ठीक, मैं कोई अर्थशास्त्री नहीं हूँ और इसलिए मुझे इन्हीं लोगों से एडवाइस लेना पड़ता है। आप कह रहे कि आपको एक गलत एडवाइस दे रहे, तो आप काम करिए दत्तोपंत जी कि मुझे एक ऐसा आदमी दीजिए
कि जो मुझे सही सलाह दे इकोनॉमिक के बारे में, अर्थ के बारे में वो सही सलाह दे जो ये देश के हित में हो। और ऐसा आप संघ के अधिकारी हो तो आप देखिए और आप मुझे दीजिए। बोली इतनी चर्चा करके वो ये भी एक रीजन कथन